वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे यूपी पुलिस का एग्जाम का जीके जीएस का क्वेश्चन। दोस्तों, ये एग्जाम 8 तारीख, 9 तारीख और 10 जून को दोनों शिफ्टों में प्रत्येक दिन दो शिफ्ट होंगे। ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, उसके क्वेश्चन हैं। दोस्तों, इस सेट से आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विस्तार के अनुसार राज्य का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है जिसकी सीमा बिहार राज्य से लगती है। तो दोस्तों, राज्य का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, जो कि बिहार राज्य से लगती है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। नोट, सबसे पश्चिमी जिला शामिल है, ये आपको याद रखना है। और सबसे उत्तरी जिला जो है सहारनपुर है, और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है, ये आपको याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट किस स्थान पर हुआ था। तो दोस्तों, यह हुआ था कुंडलपुर यानी कुंडल ग्राम में। दोस्तों, यदि हमारे द्वारा ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगते होंगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जोड़ जाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सब वहीं रहते मिल जाए। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम यानी वैशाली में हुआ था। उन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान कैवल्य प्राप्त हुआ था। उनका निर्माण पावापुरी में हुआ था, यानी उनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी, और ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का विशेष निर्देश दिया गया है। तो दोस्तों, ग्राम पंचायतों का जो अनुच्छेद दिया गया है वो अनुच्छेद 40 के तहत दिया गया है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अनुच्छेद 40 राज्यों के ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है, जो महात्मा गांधी के केंद्रीयकरण के विचारों पर आधारित है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी से संबंधित है, ये आपको याद रखना है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के अंतःस्रावित तंत्र के अंतर्गत अग्नाशय से निकलने वाले इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा प्रसिद्ध रोग होता है। तो दोस्तों, इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज रोग होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी होने पर ब्लड शुगर बढ़ जाता है, जिसे मधुमेह यानी डायबिटीज रोग कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की लोक कला और सांस्कृतिक विरासत में सिर पर रथ के पहिए पर कई जलते हुए दीपक रखकर किया जाने वाला प्रसिद्ध चरकुल्ला नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों, यह मुख्य रूप से वज्रभूमि से संबंधित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि चरकुल्ला वज्र क्षेत्र का एक घड़े वाला नृत्य है, जिसमें महिलाएं सिर पर 108 जलते हुए दीपक और भारी चरकुल्ला यानी लकड़ी का पिरामिड रखकर नृत्य करती है। ये आपको याद रखना है कि इसमें 108 दिए रखे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के नियमों के अनुसार भारत में एक के नोट पर और सिक्कों को छोड़कर अन्य सभी मूल्य वर्ग के कागजी नोट जारी करने का एकमात्र कानूनी अधिकार किसके पास है। तो दोस्तों, यह अधिकार केवल भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, यानी आरबीआई के पास। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत नोट पर छापने का अधिकार केवल आरबीआई के पास है। ध्यान रहे, 1 रुपया के नोट पर वित्तीय सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, और इसे वित्त मंत्रालय जारी करता है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के नदी भूगोल के अंतर्गत दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, जो असम राज्य में स्थित है,
किस पवित्र और विशाल नदी के बीच में बनता है? तो दोस्तों यह ब्रह्मपुत्र नदी के बीच पर बनता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मांजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। यह दुनिया का पहला ऐसा द्वीप है जिसे भारत में एक स्वतंत्र जिला घोषित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर विज्ञान की बुनियादी संरचना के अनुसार निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, जो सभी प्रकार के डेटा को प्रोसेस करता है? तो दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके मुख्य रूप हैं कि 3 भाग होते हैं, एएलयू जिसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। ये 3 मुख्य भाग है। ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था और पहचान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक प्रतीक चिन्ह के में किस जीव की आकृति है अंकित है? तो दोस्तों यहाँ पर अंकित है मछली की आकृति। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यूपी पुलिस के लोगो प्रतीक चिन्ह में 2 मछलियाँ और बीच में 3 धनुष की आकृति बनी हुई है, जो राज्य के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गौरव को दर्शाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 13 अप्रैल 1919 को हुए क्रूर जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस महान भारतीय ने ब्रिटिश सरकार द्वारा ही दी गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो नाइटहुड की उपाधि लौटाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पंजाब के अमृतसर में जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाने की इस घटना से दुखी होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर यानी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी और गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। ये आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। हमारा अगला प्रश्न है सामान्य रसायन विज्ञान के अंतर्गत घरों में दैनिक भोजन पकाने और स्वाद के लिए इस्तेमाल होने वाले साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि साधारण नमक का रासायनिक नाम सूत्र होता है NaCl होता है। यह मानव शरीर की में तंत्रिका तंत्र में के सुचारू संचालन और पानी के संतुलन के लिए बेहद जरूरी है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों के इतिहास में राजनीतिक नेताओं द्वारा चुनाव के बाद दल बदल की कुप्रथा को रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून को किस अनुसूची में रखा गया है? तो दोस्तों यह 10वीं अनुसूची में रखा गया है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और जो दल बदल के आधार पर संसद या विधानसभा सदस्यों की आयोग्यता से संबंधित है। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे द्वारा बताया जा रहा है और इसमें जो व्याख्या है ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए हो सके तो व्याख्या को वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और इन सब क्वेश्चन आपको यदि इतना दूर में आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हमारे द्वारा ऐसे ही प्रश्न आपको बताए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक नगरों के भूगोल में पीतल के बर्तनों के निर्माण और उनके वैश्विक निर्यात के लिए प्रसिद्ध किस जिले को पित्तल नगरी कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो पित्तल नगरी कहा जाता है यह कहा जाता है मुरादाबाद को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मुरादाबाद अपने बारीकी और आकर्षण पित्तल हस्तशिल्प के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। कन्नौज इत्र नगरी और फिरोजाबाद सुहाग नगरी और कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है वैश्विक संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के संचालन के लिए संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय स्थित है द हेग नीदरलैंड में। इस प्रश्न का
आप व्याख्या देखेंगे कि आईसीजे संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र ऐसा मुख्य अंग है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क से बाहर द हेग में स्थित है। इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं जिसका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक और सूफी सांस्कृतिक स्थलों के अंतर्गत प्रख्यात सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह मजार राज्य के किस जिले में देवा शरीफ नामक स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है बाराबंकी में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बाराबंकी में स्थित देवा शरीफ कौमी एकता का एक अनूठा प्रतीक है, जहां प्रतिवर्ष कार्तिक मास में एक प्रसिद्ध मेला लगता है जिसमें सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में आर्थिक सांख्यिकी के इतिहास में ब्रिटिश काल के दौरान वर्ष 1867 से 68 में भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे पहला वैज्ञानिक और व्यवहारिक आकलन किसने किया था? तो दोस्तों यह किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निकासन का सिद्धांत दिया था और उस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया सालाना बताई थी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है सामान्य भौतिक विज्ञान के यांत्रिक नियमों के अनुसार किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने पर किए गए कार्य और ऊर्जा की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? तो दोस्तों इसकी मानक इकाई है जूल। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कार्य और ऊर्जा दोनों का ही मात्रक जूल होता है। न्यूटन बल का और पास्कल दाब का और वाट शक्ति जो है पावर का मात्रक है, ये आपको याद रखना है। एसआई मात्रक से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों, इसलिए एसआई मात्रक से रिलेटेड प्रश्न आप एग्जाम से पहले जरूर देख लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों में वर्ष 1526 में लड़ा गया पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किस सुल्तान के बीच हुआ था जिससे मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 21 अप्रैल 1526 ये डेट आपको याद रखना है। पानीपत के मैदान में बाबर ने बारूद और तुगलनामा युद्ध नीति का प्रयोग करके दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था। दोस्तों इसी युद्ध में तोपखाने का भी यूज किया गया था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय राज्यव्यवस्था और संसद के नियमों के अनुसार भारत के सदन के उच्च सदन यानी राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है भारत के उपराष्ट्रपति। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को उनका वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए ही मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा संसाधनों और बिजली उत्पाद के भूगोल में राज्य का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र बुलंदशहर जिले में किस स्थान पर कार्य कर रहा है? तो दोस्तों यह कार्य कर रहा है नरोरा में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र गंगा नदी के किनारे बुलंदशहर जिले में स्थित है। इसकी पहली इकाई वर्ष 1991 में व्यावसायिक रूप से शुरू की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी की दुनिया में इंटरनेट पर किसी भी जानकारी को खोजने के लिए प्रयुक्त होने वाले तकनीकी शब्द www का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड वाइड वेब।
दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आप व्याख्या देखेंगे कि WWW का आविष्कारक वर्ष 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने की थी। यह इंटरनेट पर मौजूद सभी सूचनाओं और कड़ियों का एक विशाल संग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों वह जिला है कसागंज एटा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में पटियाली, जो पहले एटा में था, अब कसागंज जिले में आता है, में हुआ था। इन्हें खड़ी बोली, कव्वाली और तबला व सितार का जनक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आधुनिक इतिहास में वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस नई राष्ट्रवादी संगठन की स्थापना की थी? तो दोस्तों इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे 1939 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी के साथ वैचारिक मतभेद के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया और 3 मई 1939 को मकरन यानी पश्चिम बंगाल में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है मानव शरीर के तरल संयोजी उत्तक यानी रक्त की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को दर्शाने वाला इसका निश्चित पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है दोस्तों 7.4, जो कि हल्का क्षारीय होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मानव रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है, जिसका अर्थ है कि यह प्राकृतिक में थोड़ा क्षारीय होता है। यदि यह मान कम हो जाए तो व्यक्ति बीमार पड़ जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के राजनीतिक भूगोल के इतिहास में वर्ष 1953 में भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों देश का सबसे पहला राज्य जो है यह आंध्र प्रदेश है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए स्वतंत्रता सेनानी पोट्टाटी श्री रामुलु ने के 56 दिनों की आमरण अनशन और मृत्यु के बाद सरकार को मजबूर होकर 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा था। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जिसमें सर्वाधिक साक्षरता दर्ज की गई है वह है? तो दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता दर्ज की गई थी गौतम बुद्ध नगर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गौतम बुद्ध नगर जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश का सबसे साक्षर जिला है, जिसकी साक्षरता दर 80.12% है। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जिला सबसे कम साक्षरता वाला जिला है, ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर और कम साक्षरता वाला श्रावस्ती जिला है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के गुप्त राजवंश के उस महान प्राक्रमिक शासक को क्या कहा जाता है जिसे उसकी सैन्य विजयों के कारण इतिहासकार B.S. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था? तो दोस्तों यह थे समुद्रगुप्त। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि समुद्रगुप्त ने अपने जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारा था। उसकी विजय गाथा का वर्णन प्रयागराज में स्थित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है, जिसे उसके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा था। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार और सर्वोच्च कानूनी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? तो दोस्तों यह नियुक्त किया जाता है भारत के महान्यायवादी को।
इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह देश के किसी भी न्यायालय में सरकार का पक्ष रख सकता है और उसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, यानी वोट देने का नहीं होता। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि सामान्य रसायन विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार कपड़ों की धुलाई और कड़े पानी को नरम करने के लिए इस्तेमाल होने वाले धावन सोडा का या वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा या वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है दोस्तों, यह है सोडियम कार्बोनेट। और खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम हम लोग खा के बाय बाय करते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये खाने वाला सोडा का। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 और 10H2O होता है। नोट, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के अक्षांश और देशांतर विस्तारों के भूगोल के अनुसार पश्चिम से पूरब की ओर गुजरने वाली काल्पनिक कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, पश्चिम से पूरब तक गुजरती है ये कर्क रेखा और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वह राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं। सबसे पश्चिम में बोला जाए तो गुजरात और सबसे पूरब में बोला जाए तो मिजोरम है, ये आपको याद रखना है। ध्यान रहे यह रेखा उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के व्यापारिक और औद्योगिक भूगोल के अंतर्गत प्राचीन काल से ही सुगंधित इत्र, गुलाब जल और चंदन के तेल के निर्माण के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध जिले को क्या कहा जाता है? तो इस जिले को कहा जाता है दोस्तों कन्नौज। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कन्नौज को भारत की इत्र नगरी कहा जाता है। यहाँ का बना मिट्टी की खुशबू वाला इत्र समामा बेहद मशहूर है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इत्र नगरी कन्नौज को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर विज्ञान और इंटरनेट पर वेब पेजों को डिजाइन करने के लिए उपयोग की जाने वाली बुनियादी भाषा HTML का पूर्ण रूप क्या है? तो HTML का पूर्ण रूप जो है दोस्तों, यह है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि HTML का उपयोग वेबसाइट पेजों का ढांचा और लेआउट तैयार करने के लिए किया जाता है। इसका विकास टिम बर्नर्स-ली ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस ऐतिहासिक तारीख को शुरू की थी? तो दोस्तों, यह किया गया था 12 मार्च 1930 को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती से यात्रा शुरू की थी और 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। हमारा अगला प्रश्न है कि भौतिक विज्ञान के विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स नियमों के अनुसार किसी चालक पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न की जाने वाली बाधा यानी प्रतिरोध को मापने का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? तो दोस्तों, यह इसका मात्रक जो है यह है ओम। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जिसे जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर रखा गया है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है और वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था के
गौरवशाली इतिहास के तहत राज्य के नागरिकों में सुरक्षा की भावना जगाने वाला उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस का यह ध्येय वाक्य दर्शाता है कि जनता की सुरक्षा ही पुलिस का सबसे बड़ा संकल्प है। इसका मुख्यालय प्रयागराज से बदलकर अब लखनऊ यानी सिग्नेचर बिल्डिंग पर कर दिया गया है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हाथ से बुने हुए खूबसूरत और विश्व प्रसिद्ध कालीनों के निर्माण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह जिला का नाम है भदोही, संत रविदास नगर और मिर्ज़ापुर। ये दोनों ही जिले जो हैं कालीनों के लिए प्रसिद्ध हैं, ये आपको याद रखना है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है कि भदोही को कालीन नगरी कहा जाता है और यहाँ के कालीनों को भौगोलिक संकेत भी मिला हुआ है। इसके साथ ही मिर्ज़ापुर भी कालीन उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के विधायिक नियमों के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इसका अंतिम और निर्णायक फैसला करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों यह फैसला लोकसभा अध्यक्ष को है करने का अधिकार है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है और धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पहले पेश किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के तटीय और नदी भूगोल के अनुसार गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बंगाल की खाड़ी में बनाया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों वह डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सुंदरवन डेल्टा अपने मैंग्रोव वनों और सुंदरी नामक वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर का मुख्य प्राकृतिक निवास स्थान भी है। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक उत्खनन के दौरान ईंटों से बना हुआ एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार किस ऐतिहासिक नगर से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों यह प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ मृतकों का टीला है, से विशाल स्नानागार का एक बड़ा अनागार अनाज रखने का कोठोरा मिला था। यह वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि जीव विज्ञान के अनुसार मानव शरीर की कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जागृह कहा जाता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन के दौरान भोजन के ऑक्सीजन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो एटीपी यानी एंडोसिनिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित होती है। नोट, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में डेयरी उद्योग और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन के प्रयासों से ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना। इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्हीं के जन्म पर 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के जनसांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार राज्य का वह कौन सा जिला है जो नेपाल की सीमा से सटा हुआ है और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है? तो दोस्तों उस जिला का नाम है श्रावस्ती। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि श्रावस्ती की साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में सबसे कम है, जो कि लगभग 46.74% है। इसी ऐतिहासिक रूप से महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश इसी श्रावस्ती नगर में दिए थे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण के इतिहास में नागरिकों को दिए गए मूलभूत मौलिक अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के सिद्धांत से।
अमेरिका से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि संविधान के भाग 3 जो अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि हमारे सौरमंडल की खगोलीय संरचना के अनुसार सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, जो आकार में सबसे छोटा और सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय यानी 88 दिन में पूरा करती है? तो दोस्तों वह ग्रह का नाम है बुध ग्रह। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बुध सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, इसके पास अपना कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। नोट, शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद की संरचना के अनुसार संसद के उच्च और अस्थायी सदन यानी राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कुल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों इसका कार्यकाल कुल 6 वर्षों का होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 यानी 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय इतिहास के ब्रिटिश कालीन दौर में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन वर्ष 1905 में राष्ट्रवाद को दबाने के उद्देश्य से किया गया ऐतिहासिक बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? तो दोस्तों यह रद्द किया गया था वर्ष 1911 को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार के आयोजन के दौरान ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की थी। इसी समय भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का उपयोग करते समय किसी भी चयनित टेक्स्ट, इमेज या फाइल को कॉपी करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वह शॉर्टकट की है Ctrl+C। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि Ctrl+C का उपयोग कॉपी करने के लिए होता है और Ctrl+V का उपयोग पेस्ट करने के लिए होता है, Ctrl+X का उपयोग कट करने के लिए और Ctrl+Z का उपयोग अंडू करने के लिए होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के पोषण और स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार भोजन में आयोडीन की कमी से हो जाने वाले गले में स्थित थायराइड ग्रंथि अमाशय रूप से सूज जाती है। इस बीमारी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस बीमारी को कहा जाता है घेंगा रोग यानी ग्वाइटर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग यानी होता है। इसमें बचने के लिए दैनिक जीवन में आयोडीन युक्त नमक का सेवन करने की सलाह दी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों और शहरों के वर्गीकरण के अंतर्गत चमड़े के जूतों, जैकेटों और भारी लेदर फिशिंग उद्योगों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा महानगर चर्म उद्योग की राजधानी कहलाती है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का वह नगर जो है चर्म उद्योग कानपुर को कहा जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर और चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। इसके साथ ही आगरा भी चमड़े के जूतों के बड़े पैमानों पर उत्पाद और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और चुनावों आयोग के गठन के याद में देश के युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 25 जनवरी 1950 को भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, इसीलिए वर्ष 2011 से हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा इस सेट का 50 क्वेश्चन पूरा होता है। आपके 50 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत हुए हैं ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।